Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss the abnormal secretions of pancreas and diabetes mellitus. Abnormalities of pancreatic secretions of pancreas. So dear students, इससे प्रीवियसली हमने देखा था कि जो एंडोक्राइन पोर्शन है इसका पेनक्रियास का वो दो तरह के हार्मोन्स को रिलीज़ कर रहा है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. Glucagon from the alpha cells of the pancreas, islets of Langerhans, and the beta cells this secrete the insulin. तो उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग हमने डिस्कस की थी. थोड़ा सा उसका ओवरव्यू देता चलो कि इंसुलिन जो है ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो करता है जब वो हाई हो चुका हो, यानी हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन के अंदर उसको सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करके लिवर के अंदर उसको जमा करवा के और उसको ब्लड ग्लूकोज लेवल को नीचे लेके आता है, लो करता है. लेकिन लो का मतलब यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि लो टू द नॉर्मल, जो नॉर्मल रेंज है दैट इज़ 80 to 120 mg पर डेसीलीटर. इस तरह से जो ग्लूकागॉन है, ग्लूकागॉन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन व्हेनेवर आवर ब्लड हैज़ लो कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज. सो ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को हाई करना, हाई इन द सेंस कि नॉट एबनॉर्मली हाई, बट when the body have low glucose levels in the blood, the glucagon it affects the liver, and liver उसमें से ग्लाइकोजन को निकलवा कर और ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और उस ग्लूकोज को ब्लड में लेके आएगा ताकि जो लेवल लो हो चुका है ग्लूकोज का उसको नॉर्मलाइज किया जा सके. सो इस तरह से ये काम कर रहे होते हैं. लेकिन डियर फ्रेंड्स, अब हम इसकी थोड़ी सी एबनॉर्मल फंक्शन के हवाले से बात करें जो कि हमारे बुक में मेंशन्ड है. That is regarding the insulin. So dear students, आपको पता है कि इंसुलिन कहाँ से रिलीज हो रहा है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये MCQs में भी आ सकता है. So insulin, it is released from the beta cells. Beta cells of islets of Langerhans of pancreas. So dear students, आपने ये ज़रूर ज़हन में रखना है कि जो पेनक्रियास है इट इज़ अ डुअल ग्लैंड, एक्सोक्राइन पोर्शन भी और एंडोक्राइन भी. यहाँ पर एक MCQ इंपॉर्टेंट बताता चलूँ जो शायद पहले भी डिस्कस मैंने किया कि जो मेजर पोर्शन है, क्योंकि ये डुअल ऑर्गन है, मतलब एक्सोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन पोर्शन में ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है जिसको हम पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं, और एंडोक्राइन फंक्शन में ये हार्मोन्स को सिक्रेट करता है फ्रॉम द आइलट्स ऑफ लैंगरहैंस. लेकिन मेजर पोर्शन जो पेनक्रियास का है दैट इज़ एक्सोक्राइन इन नेचर. क्लियर? सो मेजर पोर्शन जो है दैट इज़ रिलेटेड विद द सिक्रेशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस दैट कंटेन्स सम एंजाइम्स लाइक pancreatic amylase, pancreatic lipase and trypsinogen. So dear students, अगर इंसुलिन जो कि बीटा सेल से रिलीज हो रहा है, if it is not secreted, so it normally it is released from the beta cells of the pancreas. If insulin is not secreted or released by the beta cells, डियर स्टूडेंट्स, आपने सोचा इससे क्या हो सकता है. आप ज़रा इसके नॉर्मल सीक्वेंस को ज़हन में लाए कि बीटा सेल्स का क्या काम था कि वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते थे, और इंसुलिन का क्या काम था कि लेट्स सपोज दिस इज आवर सेल, दिस इज आवर बॉडी सेल, और सेल के बाहर मौजूद है ग्लूकोज. हेयर इज ग्लूकोज जो कि डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में आ चुकी और ब्लड ने अब उसको ट्रांसपोर्ट करना है टू द सेल्स ऑफ द बॉडी. सो ये ग्लूकोज सेल के बाहर पहुंच गई. अब ग्लूकोज
सेल के अंदर खुद से नहीं जा सकती। तो खुद से नहीं जा सकती मतलब इसको कोई अंदर लेकर जाएगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो सेल्स के ऊपर देयर आर रिसेप्टर्स, दीज आर द इंसुलिन रिसेप्टर्स, दीज आर इंसुलिन रिसेप्टर्स। तो नॉर्मली क्या होता है कि इंसुलिन जो है वो यहाँ पर अपने से रिसेप्टर के ऊपर आकर बाइंड करेगी। दिस इज इंसुलिन। जैसे यहाँ पर बाइंड करेगी तो जो सेल्स होते हैं उनके अंदर होते हैं प्रोटीन चैनल्स। द प्रोटीन चैनल्स दे गेट ओपन। जब वो ओपन हो जाएंगे, नाउ द ग्लूकोज विल बी ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द सेल। सो दिस इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, तो अंदर लेके जाना। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि इंसुलिन इट इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, इट इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। अगर इंसुलिन ना हो तो ग्लूकोज बाहर रह जाएगी, सेल के बाहर ही पड़ी रहेगी, सेल के अंदर नहीं आ सकेगी। तो सेल के अंदर अगर ग्लूकोज ना आ सके तो इसकी ऑक्सीडेशन भी नहीं हो सकती, क्योंकि ऑक्सीडेशन कहाँ पर होनी है? सेल के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ पर मौजूद है? इट विल बी ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द सेल। तो वहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर जो ये सारा प्रोसेस होने वाला है, जो आपने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी देखा और इसके अलावा आपने प्रीवियस ग्रेड में भी पढ़ा था कि किस तरह से ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज होती है, तो उसी से फिर हमें एनर्जी मिलनी है। लेकिन यहाँ पर ये नॉर्मल फिनोमेना, लेट्स सपोज कि इंसुलिन यहाँ पर अटैच नहीं हो पाती, यहाँ पर इंसुलिन अवेलेबल नहीं है, तो रिसेप्टर तो पड़ा हुआ है, ग्लूकोज भी अवेलेबल है, ये प्रोटीन चैनल्स भी हैं जिसके थ्रू उन्होंने अंदर जाना है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ने। तो यहाँ पर ये चैनल्स ओपन ही नहीं होंगे, क्योंकि इनको ओपन करने के लिए क्या था? इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन रिसेप्टर पर अटैच होना है तो ये प्रोटीन चैनल खुलेंगे, तो तब ग्लूकोज जो है अंदर ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी टू द सेल। बट अनफॉर्चुनेटली इन द डायबिटिक पेशेंट्स, जो शुगर के मरीज़ होते हैं, उनके अंदर इंसुलिन ना होने की वजह से क्या होता है कि ये रिसेप्टर ऐसे पड़ा रहेगा, ग्लूकोज भी वो खा तो रहे हैं, खा भी रहे हैं, उससे जो स्टार्च खा रहे हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, अल्टीमेटली दे आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, वो उनके ब्लड में भी चलेगी। लेकिन उसका खाए पिए का तब फ़ायदा होना है कि जब ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगी और सेल के अंदर वो ऑक्सीडाइज होगी और फिर वहाँ से आफ्टर ऑक्सीडेशन उससे एटीपी हासिल होने वाली है। बट इन केस ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, के इंसुलिन नहीं है, तो क्या होगा? ग्लूकोज ब्लड में रहेगी, इट रिमेन्स आउटसाइड द सेल, वो सेल के अंदर नहीं आ पाएगी। तो जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज रहेगी, सेल के अंदर नहीं आ पाएगी, सो देयर डेवलप्स एन एबनॉर्मल कंडीशन which is called as hyperglycemia. It leads to hyperglycemia. Hyper means increased. Glyce is here for the glucose and emia is for blood, which means increased levels of glucose in the blood. स्टूडेंट्स, हम जब खाना खाते हैं तो उसके बाद भी ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है, क्योंकि जब ग्लूकोज मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट हो जाएगी और वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी आइलियम से अब्जॉर्ब हो जाएगी थ्रू विलाई, तो तब भी वक्ती तौर पर हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है ये मुसलसल बढ़ा हुआ रहता है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पा रही बाय द बीटा सेल्स, या बीटा सेल्स के अंदर कोई इशू आ रहा है, या फिर देयर इज सम मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व कि जिसकी वजह से जो इंसुलिन जो है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रही। सो हाइपरग्लाइसीमिया रहेगा। हाइपरग्लाइसीमिया में ये फिर मुसलसल जब ये रेज्ड रहेगा, सो इट इफेक्ट्स hyperglycemia, it affects the nerves, हमारे जो नर्वस सिस्टम है ये उसको इफेक्ट करेगा। it affects the eyes, आइज में ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स द रेटिना जो सेंसरी लेयर है हमारी, ये उसको इफेक्ट करेगा। इस तरह से नेफ्रॉन्स को भी इफेक्ट करेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब वो सेल के अंदर नहीं आ पा रही ग्लूकोज, तो ब्लड के अंदर ही हाई रहेगी,
व्हेनेवर इट रीचेस द नेफ्रॉन्स, तो नेफ्रॉन क्या करेंगे, इसको फिल्टर करेंगे, और चूंकि इसके लेवल्स हाई हो रहे हैं तो इट विल पास इनटू द यूरिन, तो यूरिन के अंदर भी ग्लूकोज आना शुरू हो जाएगा. सो दैट इज एबनॉर्मल सिचुएशन, दैट इज नॉट नॉर्मल सिचुएशन. सो दैट इज, इस कंडीशन को अगर कुछ अरसा परसिस्ट कर जाए, सो दैट वेरी टर्म और दैट वेरी कंडीशन इज कॉल्ड एज डायबिटीज मिलाइटस. सो डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है क्योंकि हम पहले पढ़ भी चुके हैं. डायबिटीज इट इज ऑफ टू टाइप्स. एक तो है डायबिटीज मिलाइटस, और एक ज़रा याद करें, इससे पहले भी हमने एक डायबिटीज़ पढ़ी है. यस माय डियर स्टूडेंट्स, कहाँ पर पढ़ी है आपने? यस, वी हैव गॉन थ्रू इन द posterior pituitary. Yes, so diabetes insipidus वो किस वजह से हो रही थी? That was due to deficiency of ADH, the antidiuretic hormone. It is not produced. तो इस वजह से क्या होगा? Large volumes of dilute urine is formed. बार बार पेशाब आएगा जो कि डाइल्यूट होगा, क्योंकि ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम था कि उसमें से वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाना. लेकिन इन द डेफिशिएंसी और इन द एब्सेंस ऑफ दिस हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और जिसको हमने वेजोप्रेसिन भी कहा था, सो इसकी डेफिशिएंसी की होने की वजह से जो वाटर की जो एब्जॉर्बेंस है वो रुक जाएगी, तो उससे वो यूरिन का हिस्सा ही बनता रहेगा. सो दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस. बट we are talking about diabetes mellitus, that is concerned with the pancreas. तो यहाँ पर बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से शुगर लेवल्स, द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स रिमेन हाई. सो डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है कि जब ये एक अरसे तक प्रोलॉन्ग रहेगा और ग्लूकोज सही तरह से जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी टू द सेल्स और ब्लड के अंदर रहेगी, तो ये फिर इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं. दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़. इनको सादा लफ्ज़ों में हम जब नर्व्स इफेक्ट होंगे तो इसको न्यूरोपैथी भी कहते हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी. और जब जो रेटिना जो है वो इफेक्ट होगा आई का, द इनर मोस्ट लेयर, आपने पढ़ा इसको डिटेल के साथ, दैट इज कॉल्ड एज रेटिनोपैथी. और जब नेफ्रॉन्स जो है इससे इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, इट विल बी कॉल्ड एज नेफ्रोपैथी. सो पैथी मीन्स पैथोलॉजी, और पैथोलॉजी का मतलब होता है एबनॉर्मल और डिजीज्ड कंडीशन. अब डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते थोड़ा सा मजीद इसको थोड़ा सा देख लें. जब भी आपने ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करवाना है, उसके हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता चलूँ. दैट ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, इनको चेक कैसे करवाना है, इसके दो तरीक़ेकार हैं. जो सबसे बेस्ट है, द मोस्ट बेस्ट इज द फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज. फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का मतलब यह है कि आपने कम से कम खाने के 8 से 10 घंटे बाद अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया, सो दैट विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड मोस्ट एक्यूरेट फाइंडिंग ऑफ द योर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स. सो कम से कम 8 to 10 hours of fast, and after that when you will go for the blood glucose levels, ये आपको एक सही पिक्चर बताएगा. जब हम फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स चेक करते हैं तो उसमें मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि इसमें क्या नॉर्मल रीडिंग्स आएंगी और कौन सी रीडिंग आएगी, तो हमें उस पर कॉन्शियस होना पड़ेगा, और कौन सी रीडिंग कंफर्म है कि द पर्सन ही और शी इज़ डायबिटिक. इफ़ द फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ बिटवीन 70 to 99 mg, यानी कि मिलीग्राम पर 100 ml. अगर आपने 8 से 10 घंटे का वक्फा किया और उसमें कुछ खाया पिया नहीं, और फिर जैसे 8 से 10 घंटे गुजरे बग़ैर कुछ खाए मज़ीद
आपने जाकर ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करवाया, सो इफ़ इट इज़ बिटवीन 70 to 99 milligrams per 100 ml, सो इट इज़ नॉर्मल। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉर्मल। ये आपका नॉर्मल है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन लेट्स सपोज इफ इट इज़ बिटवीन 100 to 125 mg per 100 ml, सो दैट इज़ अलार्मिंग सिचुएशन। फिर आपको सोचना पड़ेगा, आपको दोबारा से देखना पड़ेगा, इसको दोबारा से टेस्ट करवाना पड़ेगा आफ्टर फास्टिंग, एक दो दफ़ा चेक करें। सो इट इज़ प्री डायबिटिक लेवल, इट इज़ प्री डायबिटिक लेवल, यानी अभी डायबिटीज़ हुई नहीं है, लेकिन अगर आपने कंट्रोल ना किया सो इट मे लीड टू डायबिटीज़, यानी कि शुगर हो सकती है। इसी तरह से अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज आपने चेक करवाया और उसमें जो रीडिंग्स आ रही हैं दे आर 126 और अबव mg per 100 ml, सो दैट इज़ माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ मोस्ट वरिंग पॉइंट, कि यहाँ पर इसका मतलब ये है दैट द पर्सन ही और शी may be suffering from diabetes. So the person will be diabetic if the findings are 126 or above 126 mg per 100 ml. So dear students, ये तो फास्टिंग, और याद रखिएगा हमेशा आगे चलकर ज़िंदगी में कहीं पे भी ये बात आपको काम आ सकती है कि जब भी आपने ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करवाना है तो फास्टिंग ही करवाइएगा। ये आपको एक्यूरेट, यानी कि बहुत प्रिसाइज आपकी रीडिंग्स इससे मिलेंगी, क्योंकि 8 से 10 घंटे के दौरान आपने जो कुछ खाया था इससे पहले वो सारा का सारा ऑलमोस्ट जितना भी आपकी बॉडी ने यूटिलाइज़ करना था वो कर लिया होता है, और ब्लड में सिर्फ उतना रह जाएगा जो कि यूटिलाइज़ नहीं हो सका, तो इससे आपके वो पता चल सकेगा। इसी तरह से हम आगे चल के देखते हैं कि आप बग़ैर फास्ट किए भी चेक करवा सकते हैं, मतलब खाना खाने के बाद भी चेक करवा सकते हैं, या फिर आप कोई एक ग्लूकोज खुद से लेकर के और उसकी एक स्पेसिफाइड अमाउंट होती है उसके बाद भी अपने लेवल चेक करवा सकते हैं। सो अगर आपने खाना खा लिया या इसके लिए अगर आप हॉस्पिटल चले गए, आप बग़ैर फास्ट किए, बग़ैर इसके 8 से 10 घंटे का वक़फ़ किए, तो फिर ऐसी सिचुएशन में डियर स्टूडेंट्स वहाँ पर किस तरह से आपको वो प्रोसीजर फॉलो करवाया जाएगा कि यू विल बी गिवन 75 ग्राम ग्लूकोज ड्रिंक, आपको शेक पिलाया जाएगा या जूस पिलाया जाएगा जिसके अंदर उन्होंने ऐड की है 75 ग्राम ग्लूकोज, और आपको कहा जाएगा कि कम आफ्टर 2 आवर्स। सो उसके आफ्टर 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे के बाद, आफ्टर 2 आवर्स आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया जाएगा। तो उसमें भी आपको नॉर्मल रीडिंग्स भी बता देता हूँ, प्री डायबिटिक लेवल भी बता देता हूँ, और उसमें डायबिटिक लेवल भी डिस्कस कर लेते हैं। सो इन दैट केस आफ्टर हैविंग 75 ग्राम glucose in the drink and you have gone for checkup after 2 hours, so ऐसी सिचुएशन में डियर स्टूडेंट्स if it is less than, आपको साइन का पता है ना, इस मीन्स लेस देन, इसको मैं लिख भी देता हूँ, if your blood glucose level is less than 140 mg per 100 ml, so it means that you are normal, यानी 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के बाद भी 2 घंटे बाद जब आपने चेक करवाया और अगर आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 140 mg पर 100 ml के हिसाब से आ रहा है, सो इट मीन्स यू आर नॉर्मल, आपको परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इफ़ इट इज़ बिटवीन 140 to 200 mg per 100 ml, सो दैट इज़ अगेन अ वरिंग पॉइंट, ये आपको थोड़ा सा मोहतात होना पड़ेगा अगर इस तरह का लेवल इसके दरमियान में आपकी रीडिंग्स आ जाती हैं। सो इट इज़ अ प्री डायबिटिक लेवल, इट इज़ प्री डायबिटिक लेवल, तो आपको थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाना पड़ेंगे ताकि इस सिचुएशन से बचा जा सके, मज़ीद आप डायबिटीज़ की तरफ ना जाएं। आपको अपनी डाइट पे फोकस करना पड़ेगा, आप कैसी डाइट ले रहे हैं, और फिर आप इसके बाद आप अपने इंसुलिन लेवल को भी चेक करवा सकते हैं कि कहीं पे वो उसमें कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही। और अगर
ये रीडिंग आए खुदा ना खास्ता 200 और मोर, यानी इससे ऊपर आए 200 प्लस आना शुरू हो जाए mg per 100 ml, so that is a worrying point for you, that it means that you are diabetic. You are diabetic. So this is diabetic level. So dear students, आपने देखा कि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को, लेकिन अभी भी मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि सबसे बेस्ट यही है कि आप ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग चेक करवाएं। ये जो सी आपने चेक करवाई है ये आफ्टर मील्स, दिस इज़ आफ्टर मील्स, या इसको सादा लफ्ज़ों में कहते हैं रैंडम, दिस इज़ रैंडम ब्लड शुगर, या इसको सिंपली जो है BSR, ब्लड शुगर रैंडम के नाम से भी इसका टेस्ट लिखा जाता है, और ये फास्टिंग है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब एक और चीज़, अब लेट्स सपोज कि डायबिटीज़ हो गई है, सो व्हाट टू डू नाउ? आपने देखा कि आपकी जो सेल्स हैं वो उसको कंज्यूम नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। आपने अपना इंसुलिन लेवल चेक करवाया तो पता चला कि इंसुलिन तो कम है, ये डेफिशिएंट है। तो ऐसी सिचुएशन में माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू टेक इंसुलिन इंजेक्शंस, सो दैट इज द ट्रीटमेंट। क्योंकि एक जो चीज़ आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रही, so you have to take it from the outside, exogenous इंसुलिन आपको लेनी पड़ेगी। आपको एक इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, शुरू में ये मुख्तलिफ तरह के जो एनिमल्स होते थे, ख़ासतौर पर कैटल्स, उनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता था इंसुलिन को और वो लगा जाती थी डायबिटिक पेशेंट्स को। लेकिन अब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, अब तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए इसको बनवाया जाता है थ्रू बैक्टीरिया। इंशाल्लाह जो लास्ट चैप्टर्स हैं उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसको डिटेल से डिस्कस भी करेंगे, किस तरह से बैक्टीरिया या जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको इस्तेमाल करके इंसुलिन बनवाई जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इंसुलिन अगर ना सिक्रेट हो तो इससे एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी हो सकती है, जिसे हम आम लफ्ज़ों में तो शुगर कहते हैं, लेकिन हम उसको बायोलॉजिकली डायबिटीज़ मिलाइटस कहते हैं, और उसका फ़र्क भी आपने याद रखना है डायबिटीज़ इंस्पाइटस से। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।